क्वेश्चन तुम्हें गिवन है कि एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और अल्फ़ा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है और इंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर किया। हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करेगा तो अंदर एक सर्कुलर पाथ ले लेता है। किसे ले? सर्कुलर पाथ ले लेता है। तो वो जो सर्कुलर पाथ ले लेगा उसका हमें रेडियस बताना है, तीनों का क्या बताना है? रेडियस बताना है। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर फोर्स लगेगा। तो जब परपेंडिकुलरली इंटर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी योर QB, और उस पर जो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये इक्वेट हो जाते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना। ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है। तो कोई नहीं, अब R = बना लो फॉर्मूला, mv/QB आ गया। ठीक है, mv/QB आ गया। तो mv मतलब क्या? आपका मोमेंटम हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला या मास इंटू वेलोसिटी है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हो 12mv², तो अब यहाँ से आप क्या करो, इधर भेजोगे 2k। ठीक है, m √ हो गया, यहाँ बचा v। चलो k = 12mv²। ठीक है, और mv से हमें ये निकालना है, mv मतलब मोमेंटम होता है। ठीक है ना, mv से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2k = अब यहाँ पे mv² हो रहा है ना, mv तो नहीं हो रहा है ना, तो v² जो हो रहा है, एक v को या तो आपको हटाना पड़ेगा, एक v को यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा, 2 v है ना, 2k/v, और यहाँ पे हो गया m, या m को मत भेजो, mv यहीं रखो। ठीक है, अब ये 2k/v हो गया, तो v का फॉर्म भी हम लोग चेंज कर देते हैं। v का फॉर्म हम m के उसमें चेंज कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला निकल आएगा 2mk हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये अगर आपको नहीं आता तो मैं पूरा बता दे रहा हूँ किस तरीके से फॉर्मूला ये मेकअप हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। ये एक्चुअली 11 पे ही हो चुका है आपका। देखो k = 12mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2k आ गया और अपॉन m आ गया, तो ये हो गया v²। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर √ मारेंगे, 2k/m = v हुआ है लेकिन उधर m नहीं हुआ है ना। m होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर m हुआ तो उधर फिर मोमेंटम बन जाएगा ना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई m से कर दें, क्योंकि m × v मोमेंटम होता है। अब यहाँ m से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर m जो बाहर मल्टीप्लाई उसको अंदर भेज दो। ठीक है, जो √ किया जाएगा तो m² बन के अंदर जाएगा। क्या बन के जाएगा? ये पूरा √ है, m² बन के m अंदर चला गया, यहाँ रह गया v × m। अब m² से एक m कट गया, 2km √ आ गया। समझ गया? चलो, ये पहले ही हो चुका है काफ़ी। तो ये आ गया mv, तो यानी कि यहाँ पर जो mv की जगह √2mk डाल देंगे। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, रेडाई पूछा गया है, ताकि रेडियस का फॉर्मूला हमारा सही से निकल जाए। तो ये हमने डाल दिया mv की जगह √2mk डाल दिया, बराबर। अब यहाँ पे मेन है पार्टिकल देखना है तुम्हें कि मास, क्योंकि यहाँ पे मास चाहिए ना हमें। ठीक है, पार्टिकल के तो सबके मास चाहिए, तो मास का कंपैरिजन कर लेना। तो जैसे कि हमने ले लिया किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो एक ही चार्ज रहेगा ना।
प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का 2m हो जाएगा क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एक तरीके से, मतलब 2 पार्टिकल या 2 प्रोटॉन हो गए, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल का 4 मतलब कंपेरेटिवली प्रोटॉन के कंपेयर करोगे तो 4 × m हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन का मास अगर m लेट किया तो न्यूट्रॉन का 2m हो गया, अल्फ़ा का 4m हो गया, क्योंकि अल्फ़ा में 4 प्रोटॉन के बारे में होते हैं, ठीक है। और चार्जेस की बात करें तो प्रोटॉन में वही E रहेगा, न्यूट्रॉन में भी E रहता है, चार्जेस E रहेगा, लेकिन अल्फ़ा में 2E होता है, ये याद रखना है। और ये चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए, मतलब ये तुम्हें फार्मूला एक तरीके से, इसका पूरा फार्मूला ही आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि जो चार्जेस होता है प्रोटॉन मतलब जो भी आपका सिंगल वो दिया है पार्टिकल, तो E रहेगा चार्जेस। न्यूट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका भी चार्जेस E रहने वाला है, न्यूट्रॉन का और अल्फ़ा का 2E हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो कंपेयरिंग द रेडियस, अब हमें रेडियस कंपेयर करना है। हमें पता है कि गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर आइडेंटिकल फॉर ऑल, सभी की काइनेटिक एनर्जी वही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, √m/q के, क्योंकि देख लो बाकी चीज़ें सेम है ना, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, यानी कि जो रेडियस का प्रोपोर्शन क्या निकल गया, √m/q निकला ना। q और m ही डिसाइड करेगा रेडियस, तो बस वो वही कंपैरिजन मार दो सबका, ठीक है ना। सबका कंपैरिजन मार देना कि जिसके इनमें जो है उसका, जैसे कि प्रोटॉन के लिए √m, क्योंकि m माना है ना मास, और अपॉन चार्ज क्या है q में E है, न्यूट्रॉन के लिए वही है, ठीक है। और लेकिन अल्फ़ा के लिए मास जो है वो ये न्यूट्रॉन के लिए मास 2m हो जाएगा, चार्जेस सेम रहेगा, और अल्फ़ा के लिए मास 4m हो जाएगा, चार्जेस 2e हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में क्या करो, सबका वो सेपरेट मारते रहो, निकालते रहो। देखो जैसे इसमें क्या किया हमने, √2 अलग कर दिया, ये देखो √2 हमने अलग कर दिया, इसमें √2 अलग और √m अलग कर दिया, ठीक है। तो √2 और √m अपॉन E अलग कर दिया इसमें से न्यूट्रॉन में, तो वो आपका क्या होगा कि इसकी जगह RP आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि सेम सेम हो गया ना। इसकी तरह √4 है, √4 का 2 बाहर आया, ठीक है, और 2E का भी 2 बाहर, मतलब 2 रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा m/E बचेगा। तो ये √m तो सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम हो गया, तो रेशो क्या आ गया, अब ये इसको √me तो सेम ही रहा ना, और ये कट जाएगा, इसको जब रेशियो करोगे भाई, ये हो गया तुम्हारा प्रोटॉन का H2, ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन का, ये हो गया तुम्हारा इसका अल्फ़ा का, तो ये सेम है, कट जाएगा, तो बचेगा 1:√2:1, ये बचेगा फाइनल रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। इजी था ये, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज़ 180 ओम, ठीक है। अर्थ में 180 ओम दिया हुआ है, व्हेन देयर इज़ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड, इट्स गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल टू फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है। What resistance should be connected in a series obtain full scale deflection at 25 वोल्ट। कह रहा है कि 5 वोल्ट में ही फुल डिफ्लेक्शन हुआ जा रहा है, 5 वोल्ट में फुल डिफ्लेक्शन हुआ जा रहा है। हमें फुल डिफ्लेक्शन 25 वोल्ट में चाहिए, तो मेरा वोल्ट रेजिस्टेंस कितना लगा दें, और वोल्टेज अगर हम 25 वोल्ट रखें और हमें फुल डिफ्लेक्शन मिल जाए, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कितना लगा दें, ठीक है। V = I/R फार्मूला होता है। तो वही वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कंपैरिजन तुम्हें दिया गया है कि 5 वोल्ट और 180 ओम पे फुल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, इस पर फुल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर हम वोल्ट 25 कर दें तो तुम्हारा रेजिस्टेंस हम कितना करें कि फुल डिफ्लेक्शन मिल जाए, ये चीज़ थी। तो फुल डिफ्लेक्शन मतलब आपका जो करंट हो गया, जो करंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन मतलब फुल टू फुल हमें करंट मिल रहा है। तो करंट रिक्वायर प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन द वोल्ट मीटर रिमेन द सेम
यूजिंग ओम लॉ दैट इज़ आई जी गैल्वेनोमीटर पे वी बाई आर, यानी 1/36 एम्पियर आ रहा है करंट फुल डिफ्लेक्शन पे। इसका मतलब ए हमें मिल गया, तो वापस फॉर्मूला डालेंगे ए इक्वल टू वी बाई आर में। तुम्हें ए तो मिल गया ना 1/36, ए मिल गया तुम्हें। वी कह रहा है कि 25 लें, तो आर कितना लें, आर इधर भेज दो। 25 इंटू 36 कितना हो गया एक्स्ट्रा आर पे। तो यहाँ पे देख लो हमें V2 चाहिए, तो V2 के लिए हम क्या करेंगे, V इधर रखेंगे और IG इंटू रेजिस्टेंस टोटल लगा देंगे। तो हमें IG हमें करंट मिल चुका है पहले ही फुल डिफ्लेक्शन का 1/36, और V2 तुम्हारा कितना है 25 है। अब पहले से वोल्टेज कितना था 180, वो रेजिस्टेंस 180 था ना पहले से ही ना, 180 था, तो एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस लगाएं। तो ये बात हो रही है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। ये देख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का 180 ओम है पहले से ही, यानी 180 तुम्हें लेना पड़ेगा। वोल्ट मीटर में 180 ओम पहले से ही है। कह रहे थे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगा दें और 25 वोल्ट में फुल डिफ्लेक्शन मिल जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है तुम्हें। तो भाई हम फार्मूला क्या डालेंगे अपना, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब आई हमें 1/36 मिल गया है ना, ठीक है। वोल्ट कह रहा है अगर हम 25 वोल्ट लगाएं तो रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, पहले तो 180 तो पहले से प्लस आर कर लो, ठीक है। अब इसको अब क्या ये इसके आगे बताना पड़ेगा क्या, अभी इसको यहाँ भेजना 1/36, 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 180 25 इंटू 36 करना, 180 इधर आके बाद में माइनस हो जाएगा। तो देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। 750 ओम तुम्हें करना पड़ेगा। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई हीटेड कैथोड, ठीक है। हीट हमने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, निकल गया बाहर, और एक्सेलरेट होकर एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ 2 किलो वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो तेज़ी से उसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इंटर से रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर कर गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस उसे कितना मिला 2 किलो वोल्ट मिला। डिटरमाइन द रेडियस एंड द ट्रेजेक्ट्री, वही है कि आपको पता ही कि जब कोई इलेक्ट्रॉन करता है तो एक सर्कुलर पाथ ले लेता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ ले लेगा, उसका रेडियस बताना है, ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका एक एंगल बताना है आपको, ठीक है। तो हमें बताना रेडियस क्या, ट्रांसवर्स टू इस इनिशियल वेलोसिटी पर उसका रेडियस क्या है, और है क्या वो आंसर तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री है ना, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री पे इंटर किया हो, ठीक है, वो आपको बताना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल गया, और मैग्नेटिक फील्ड, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है। सो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को मिली है वो किसकी वजह से मिली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से मिली है, दैट इज़ Q इंटू वी, और Q मतलब E है, ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q की जगह हमने क्या लिख दिया E। फार्मूला क्या हमारा Q इंटू वी है ना, वर्क का फार्मूला Q इंटू वी है, वर्क मतलब वही एनर्जी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, वेलोसिटी में है ना, वो एक वेलोसिटी गेन किया है ना, उसी एनर्जी में कन्वर्ट। भाई जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये भाई एक इसका एक पूरे फिज़िक्स में मैकेनिज़्म समझना, कब किसको इक्वेट करना है। जो पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज की वजह से जो एनर्जी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी थी, वही तो वो एक्सेलरेट हुआ ना, वही तो वो मोशन में भागने लगा ना, वो मतलब हाफ mv² में कन्वर्ट हुआ ना,
तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी होती है Q इंटू वी होती है, ठीक है। ये V फॉर वोल्टेज है, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेट मार दिया। अब यहाँ से हमने वेलोसिटी का फॉर्म निकाल, सबको उधर भेजा, बाद में अंडर रूट मार के वेलोसिटी का स्क्वायर हटाया, ये हमारा फॉर्म बन गया। तो यहाँ से तुम्हारी पूरी वेलोसिटी आ गई, इतनी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आ गई तुम्हारी इतनी। अब हमें ट्रेजेक्ट्री बताना है। ट्रेजेक्ट्री का हमें पता है कि जो भी सर्कुलर पाथ घूम रहा है दैट इज़ व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, दैट इज़ क्यू बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें कितना आ गया है, हाँ जो ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और उसमें जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर एक दूसरे के लगता है ना, ये तो पता ही है, सर्कुलर पाथ में बनता है, परपेंडिकुलर रहता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। हमें मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मतलब वो सर्कुलर पाथ ले लेगा। जब सर्कुलर पाथ ले लेगा तो मैग्नेटिक फोर्स और जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी आप थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो वो 90 डिग्री होता है एक दूसरे से, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, ठीक है। उसके बाद देखो हमें पता है कि ये जो हमें निकालना है रेडियस, हमें पता है कि जो हमारी जब इंटर करता है क्या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो उस पर जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वेट हो जाएगा, दैट इज़ mv²/r इज इक्वल sin 90। और फिर यहाँ से r का एक वो ले लेना, sin 91 हो जाएगा, r का टर्म निकाल लेना, फार्मूला मेकअप कर लेना, बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ पूछा है, हाँ दूसरा केस क्या बता रहा है कि अगर 30 डिग्री है बना रहा है अंदर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 30 डिग्री से गया है, अगर शुरुआत में ही 30, देखो एक होता है ना, जैसे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक है कि वेलोसिटी इस तरीके से जा रही, इंटर इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, यानी 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे। और एक होता है कि आपका इनिशियली ही 30 डिग्री पे गया, इनिशियली क्या है 30 डिग्री पे गया। अगर वो 30 डिग्री में गया है तो तुम्हारा रेडियस क्या होगा, अगर पहले से बोला गया 30 डिग्री में गया हुआ है अंदर, मतलब इंटर 30 डिग्री पे गया है, तो अगर इनिशियली 30 डिग्री पे गया है तो निकाल लो, साइन 30 डिग्री लिख लो, ठीक है। साइन 30 डिग्री लिख कर आप है ना उसको नया रेडियस निकाल लो, बस। क्वेश्चन आपको गिवन है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैविंग 6 और 8 सेंटीमीटर हैविंग 200 टन्स, 2000 टन्स है, मतलब वो जो लूप है ना वो रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, और 2000 टन्स है, और उसका जो रेक्टेंगल का साइज़ जो है 8/6 सेंटीमीटर में है। करंट 20 एम्पेयर 0.2 एम्पेयर है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.20 टेस्ला है। हमें बताना है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है कॉइल पर, फिर मैक्सिमम टॉर्क बताना है, और वो कौन से ओरिएंटेशन में टॉर्क 0 हो जाएगा, और व्हेन इट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेबल एंड व्हेन इट इज़ अनस्टेबल, कब इक्विलिब्रियम होने वाला, कब अनस्टेबल होने वाला। ये क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं मार्केट, ठीक है। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, कर लो, इसको मीटर में बदल लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर में बताया गया आपको कि आप 10 की पावर में चीज़ों को रेस क्या करो, डेसिमल में नहीं। जैसे 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर बदलना है तो 8 × 10⁻² मीटर में हो गया, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर तो 6 × 10⁻² मीटर, 10 की पावर में रेस क्या करो, डेसिमल में अवॉइड किया करो, याद रखो ये। और जो एरिया है हमें पता है, एरिया फिर आप इसी हिसाब से लेंगे, 8 × 10⁻² × 6 × 10⁻², 8 6 48 × 10⁻² -2 -2 -4 हो जाएगा, ठीक है ना।
14 इंटू 10 -4 हो गया। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है, करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स तो फोर्स क्या है, 0 न्यूटन है भाई। फोर्स 0 न्यूटन क्यों आ रहा है, क्योंकि ए क्लोज करंट कैरिंग लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्थिर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0। याद रखना, अगर जो क्लोज ये रहता है कॉइल होता है और उसके अंदर करंट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर में। जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। ये इस तरह के 2000 टन्स हैं, ठीक है। तो अंदर जो करंट होगा, अंदर जो फोर्स होता है, मैंने एक लेक्चर समझाया बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स होगा तो इधर इनवर्ड फोर्स हो जाएगा, इधर आउटवर्ड तो इधर इनवर्ड हो जाएगा फोर्स, तो आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। अंदर जो फोर्स रहेगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। क्लोज करंट कैरिंग लूप में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, ये ध्यान रखना। इनसाइड टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क के हमने फॉर्मूला डाला NIAB साइन थीटा, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, करंट हो गया, ए एरिया हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड एंड देन साइन थीटा, ठीक है। सो फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दो, दैट इज़ 2000 हो गया, एंड करंट 0.20 एम्पेयर दिया हुआ है, एरिया ये है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, और क्या है साइन थीटा भी है। तो साइन थीटा में क्या लोगे, साइन थीटा में क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, हाँ, तो जो थीटा रहता है वो आपको पता ही है कि जो भी प्लेन, भाई थीटा हमें क्या चाहिए, एरिया और इसके भी मैग्नेटिक फील्ड के उसमें ये चाहिए थीटा। तो जो उस पर जो भी एरिया मतलब जो लूप जिस पर बंधा हुआ है, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसी से देखा जाता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में 90 डिग्री होता है, हमें मालूम है ना। वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑफ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम टॉर्क जो कंडीशन होगा, टॉर्क की मैक्सिमम कब हमें लगाना है, जब साइन 90 क्या है, साइन थीटा 1 डिग्री है, 1, क्योंकि साइन थीटा 1 पे ही मैक्सिमम होता है, इसका मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ओरिएंटेशन, द ओरिएंटेशन व्हेन द नॉर्मल टू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, द मीन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये देखो, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से आपका एरिया वेक्टर होता है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस तरीके से रहता है, बराबर। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो फिर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, एक्सिस से पैरेलल मान ली जाएंगी। खैर टॉर्क हमने मैक्सिमम निकाल लिया, क्योंकि टॉर्क हमसे मैक्सिमम पूछा गया था, मैक्सिमम मतलब साइन आपको लेना था 90 डिग्री। खैर टॉर्क हमें 0 कब चाहिए, टॉर्क 0 कब चाहिए, जब हम थीटा क्या ले लें, 0 डिग्री ले लें और 180 डिग्री ले लें, क्योंकि साइन 0 डिग्री और साइन 180 0 होता है ओवरऑल। तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 साइन 0 डिग्री पे टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 लगेगा, है ना। NIAB साइन 0 डिग्री, 0 ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में 0 रहेगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हमने इसको पलट दिया डायरेक्शन तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री मतलब 180 डिग्री होगा और वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन 180 में अनस्टेबल होगा, क्योंकि वापस वो अपनी तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा। ये थोड़ा मैंने लेक्चर में समझाया सारी चीज़ें, डाउट वाले में उतना डिटेल में नहीं समझा सकते, बस अब ये तुम्हें याद करने के लिए चाहिए तो याद कर लो
स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब थीटा साइन 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो तुम्हारा टॉर्क होगा वो 0 लगेगा, और 180 में भी टॉर्क 0 लगेगा, लेकिन 180 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वापस वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा ऐसे। ठीक है।